Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to our Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विशेषज्ञ जयंतु दास। जयंतु, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं गौरा धवनलाल। Thank you, Manoj, and welcome, Jayanto, to our program. We begin with a quick look at the headlines. Key domestic indices log marginal gains. Sensex closes above 63,200 mark. Nifty crosses 18,750 level. Rupee accelerates 27 paise to close at 82 rupees and 11 paise against the dollar. And Brent crude trades at $75.33 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में दिवाली से प्रमुख सूचकांक मामूली बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 63,200 के स्तर से ऊपर पहुंचा। निफ्टी 18,750 के स्तर को पार कर गया। $1 की तुलना में रुपया हुआ 27 पैसे मजबूत, $82.11 पर बंद हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $75.33 प्रति बैरल के आसपास पहुंची। घरेलू शेयर बाजार में आज कुल मिलाकर दिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक थोड़ी सी बढ़त के साथ बंद हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से प्राप्त मिले जुले संकेतों के बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 63,200 के स्तर को पार कर गया। निफ्टी 18,750 के स्तर से ऊपर उठकर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 85 अंक यानी 0.15% की बढ़त लेकर 63,229 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 40 अंक यानी 0.2% की बढ़त के साथ 18,756 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार पर ध्यान दें तो वहां भी दिवाली देखी गई। पीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.2% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.4% लाभ में रहे। A detailed look at the stock markets. Key domestic indices witnessed modest gains today. The Sensex at the Bombay Stock Exchange finished above the 63,200 mark. The Nifty at the National Stock Exchange crossed the 18,750 level. Both indices rose amid mixed cues from global share markets. The Sensex rose 85 points or 0.15% to finish at 63,229. The Nifty also appreciated 40 points or 0.2% to end at 18,756. In the broader market at the BSE, the mid-cap rose 0.2% and the small-cap index added 0.4%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 17 firms appreciated while 13 declined. Tata Steel was the top gainer as it climbed 2.4%, followed by Power Grid, which was 1.65% up. Tata Motors rose 1.5%. On the other hand, Bajaj Finance and IndusInd Bank both declined 1% each. Axis Bank fell 0.9% and Bharti Airtel slipped 0.75%. In sectoral indices at the BSE, 14 out of 20 sectors logged gains. Metal sector surged 1.6% and commodities sector was up by 1%. Oil and gas and energy both rose 0.9% each. On the other side, services sector tumbled 1%. Financial services and BankX both declined 0.3% each. IT sector was 0.2% down. The overall market breadth was positive as shares of 1,940 companies rose, while 1,646 companies declined. A total of 123 shares remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 27 पैसे मजबूत हुआ, $82.11 के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक
अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 103.16 पर चल रहा था। जैंतो बाजार में आज कुल मिलाकर लिवाली रही है, किन अर्थों में ले रहे कारोबार को? जैंतो हमारे साथ लाइन पर हैं। लगता है हमारा संपर्क फिर से स्थापित करना पड़ेगा, कोई तकनीकी त्रुटि हुई है। श्रोताओं, हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आज कुल मिलाकर बाजार लाभ के साथ बंद हुआ है, लेकिन यह बढ़त बहुत तेज नहीं रही और बढ़त मामूली सी देखी जा रही है, चाहे छोटी और मझोली कंपनियां हो या फिर विस्तारित बाजार के जो सेंसेक्स पैक की 30 कंपनियां हैं उनमें भी हम बढ़त देख रहे हैं। कुछ कंपनियों में अच्छी खासी लिवाली की गई, लेकिन अधिकांश कुल मिलाकर मामूली बढ़त ही रही है। बाजार में यदि विस्तार को देखा जाए तो वो सकारात्मक रहा है। 1940 कंपनियां लाभ के साथ आज बंद हुई हैं, जबकि 1646 कंपनियां घाटे में रही। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जैतो, बाजार में आज की गतिविधि को किन अर्थों में ले रहे हैं आप? मनोज, मोटी तौर से मैं मानता हूँ मार्केट्स में जो पॉजिटिव, जो निवेशकों को डिस्काउंट करना था 63,000 तक आके वो डिस्काउंट ऑलमोस्ट सारे पॉजिटिव हो चुके हैं। और मूल तौर से मार्केट का जो प्रधान ट्रिगर जिसको मार्केट को आगे दिशा देंगे अगले 2-3-4 दिन और, वो रहेगा यूएस फेड रेट्स का जो डिसीजन आने वाले हैं। और मैं मानता हूं कि जैसे आरबीआई द्वारा हमारा मॉनेटरी पॉलिसी में भी एक पॉज का घोषित किया गया, जहां पे स्टेटस को मेंटेन किया गया जी। सारे दुनिया ये उम्मीद कर रहे हैं फेड रेट्स में भी एक पहली बार इन द लास्ट ऑलमोस्ट कुछ ही महीनों में एक रेट पॉज का शायद घोषणा करेंगे। मार्केट के ये भी साथ में उम्मीद है कि यूएस मार्केट में देखा जाए इन्फ्लेशन का एक नरमी आया हुआ है, फिगर्स भी आ चुके हैं, तो लोग अब वो 2 और 2 4 करके वो लोग ये बता रहे हैं कि भाई फेड को एक कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एविडेंस चाहिए था, जिस वजह से और जिस एविडेंस का भरोसा करके वो बता सकते कि हाँ भाई हम इंटरेस्ट रेट हाइक का शिखर में आकर पहुंच चुका है, अब यहाँ से हम आइदर पॉज करेंगे या यहाँ से अब नीचे कराएंगे धीरे। तो ऐसी स्थिति देखते हुए मैं मानता हूँ कि ये एक मेजर ट्रिगर रहेगा मार्केट में दुनिया भर में, और उसी ट्रिगर का भी इंतजार है आगे मार्केट को दिशा देने के लिए। ये तो हो गया जो ग्लोबल सिचुएशन है, जिस वजह से हमारा घरेलू बाजार में क्या असर होगा। तो सवाल मेरा ये रहेगा हमेशा। और सॉरी, यू आर आस्किंग क्वेश्चन। राइट Jentu, when we talk of the market over here, we are seeing 63,000 level, and I think it's a lot of, eyes are turning very happy and bright because the market is, for the past 2-3 times, so earlier you would reach it, but now it stayed. Yesterday it was there, today it is there. Do you think it's here to stay, or we will see a big correction soon? See, it's always happy to look forward to, an optimistic market. But as I said, markets are always unpredictable. And so all is the economic scenario. Now, there is 2 things over here. One is the short-term scenario. If I'm investing 1,000 rupees today, where that money will stretch me to in the next 6 months. The other is the mid-term scenario, where I look forward to a 1 to 2 year period. And the third is the long-term scenario. Now, long-term scenario as well as the mid-term scenario, everyone speaks of a very positive outcome. And this is not only per se for India, but globally too. And I don't foresee, much upheaval happening in the next 1 to 2 years, because henceforth from here, the interest rates, which are globally driving the track of markets, the price of markets mostly, are supposed to go down from here. And as it happens, when such a economic, action triggers off, there will be positives and there will be a lot of euphoria and people buying stocks and prices of stocks running up from there, of course, supported by economic activity in terms of demand. Now, narrowing down to the question of what happens to the Indian Sensex over here, I have a specific viewpoint with a small caveat. While we look forward to a bright future at 60,000 levels, you specifically use the phrase deep correction. That one wouldn't know how deep they would be, but there certainly would be a correction because of the fact is, if you look at the domestic scenario, we have a monsoon season which is supposed to start from June 1st. The monsoon arrived pretty late on June 8th, hitting the coast of Kerala. The weather reports speak of a very weak monsoon happening in June, throughout June. I mean, if we just shunt out the cyclone Biparjoy, which is supposed to hit the coast and things like that, the overall rainfall
is not going to happen much till July 6th. So that's approximately 4 to 5 weeks of bad weather where rains are supposed to happen. Indian farmers are not going to get that rain. Now, we don't know to what extent this will, adversely affect, the Indian sector, agricultural sector, and thereon obviously it has its triggers in affecting other areas of the market too in the next 2 to 3 months. However, saying that with the El Nino effect coming in and with the monsoons, getting weakened considerably, we are in the mid of June and the monsoons have not hit us as it should have. And as I said, the report says it's actually going to hit on till 6th of July. The scenario is going to be similar with a dry and parched interior India. I think we are not looking ahead for great times in terms of, the agricultural viewpoint of view. But having said so, this is an important challenge. I strongly look forward and hope the market may overcome it and keep on rallying at healthy levels. I would not expect the market to keep on zooming up non-stop. It's never going to happen. There will be corrections. There will be value buyers. There will be people who would like to book their profits, and that would always bring the market down. But overall, if you ask me at this point of time, there are no imminent severe threats or glooms of dark clouds happening. So that's a good thing. Dark clouds, not in the sense of monsoons, but dark right. How we foresee the overall future of the Indian stock market, at least in the next 3 to 6 months. So I think we can have some sort of a satisfaction here, where when we say that yes, we can expect a trajectory of between 60 to 63,000 levels at this point of time. So that's our overall view, which I look forward to in the next 2 to 3 months. But then I am definitely, in my last week also have said, let's not brush away the monsoon factor. It's a very important factor for the Indian market. It's a very important factor for Indian agricultural sector. So just let's not just wish it away. That, okay, fine, despite the weak monsoons, we are going to have a great rally because there's a global great rally. Yes, there will be a global great rally happening in the markets most probably, and we'll have some of the effects of that in India too. But there will be domestic factors also playing. So here's hoping that we send the right message to the right kind of dark clouds, Jayanto. You used 2 words. One was healthy and the other was euphoria. Wanting to understand from you that small investors, even medium ones, have booked profits because markets have been good, profits are coming in. Always wanting to reinvest now. Do you think it's a good time? Because you said there are no dark clouds of, market sentiment going down or the market going down. Do you feel that they should reinvest now, or is there a waiting period that you would suggest? Well, typically for our investors who have a good fancy, which also includes me, by the way, partly, for bank FD, I think this is your last window of opportunity. Mark my words, the last window of opportunity to have really good interest rates at this point of time at 7.5 levels. Most of the banks are still offering those interest rates. So if you intend to park your funds there in FD for the next 1.5, 2 years at these levels, go for it now because shortly, you don't know within how many weeks, these rates are not going to be available to you in the FD. That's one part. So this is your last window of opportunity to go in for FDs if you want to, and if you're happy with those 7.5%, 8% levels. My second part obviously is try to check out the metals market at this point of time. Gold zoomed up and then it weakened a bit. And I still believe gold is an important investment which we keep on tend to overlook. Now, there are always huge comparisons in terms of comparing with the stock returns and all. Obviously, you have to have a lot of eggs in your basket. Don't just keep one single leg of stock market or one single leg of metals investment, things like that. Try to diversify, and that's always the motto of any investment strategy which every single individual has. If your portfolio is of 1 lakh rupees, try to diversify that 1 lakh. If your portfolio is of 50 lakhs, try to diversify that as much as possible to whatever your healthy appetite for investment is. And also to your requirement, because a 30-year-old investing 1 lakh will have a different requirement of that money in the next 10 years compared to, say, a 60-year-old who's trying to reallocate his or her portfolio. So go in for those sorts of reallocation, and that's an important strategy to always maximize your returns. But then, as I said, at 63,000 levels, since there's a lot of good news happening in the market in the last 1 week or so, this is just don't jump into it and say, hey, let me start investing and maybe I have to great returns. So it's not going to happen. We just to give you a small example, we saw how banks had a brilliant run
last week. Banks have been weakening some of them this week, right? Right. Those things, would keep on happening. And as I said, the chase for a good return is a never-ending one, and it's definitely not a very consistent one. Well said. Keeping that in mind, I guess it's high time if you want to reallocate your portfolio, you can keep on doing and rechurning it. But you have good options available right now, even at the 63,000 levels. But go in there with a midterm view of at least 1.5 to 2 years, and then take a call. Right. श्रोताओं, जयंतु लगातार हमारे विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं हमारे आम श्रोताओं को कि यदि आप सुरक्षित निवेश चाहते हैं, अपने निवेश का सुरक्षित लाभ चाहते हैं, तय लाभ चाहते हैं, तो बैंकों में अपना निवेश कीजिए, एफडी में निवेश कीजिए। सोना एक दूसरा विकल्प हो सकता है जिसमें आसार हैं आने वाले दिनों में भी चमक तेज रहने के। तो यहां पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम समझना चाहेंगे कि हमने पिछले 3 वर्षों में कुछ काल देखा जिसमें कि बीमारी का काल था, कोविड पीरियड। उसके बाद हमने युद्ध काल देखा जिसमें आशंकाएं दुनिया के सामने थी युद्ध की कि इसका पैमाना कैसा होगा। तीसरा काल हमने देखा जिसमें मंदी की आशंका दिखी। अब यहां पर अहम सवाल ये उठता है कि जब हम या कह लें दुनिया भर के शेयर बाजार अपने शिखर के नजदीक हैं अधिकांश प्रमुख बाजारों में, तो यहां से चमक वाले कौन क्षेत्र हो सकते हैं जिनकी रिस्क एपेटाइट यानी जिनकी जोखिम लेने की जो इच्छा है वो थोड़ी बढ़ जाती है, उनके लिए इन तीनों कालों से गुजरते हुए आने वाला समय, क्योंकि युद्ध काल को हमने देखा उसके जो लाभ और नुकसान हो सकते थे उससे दुनिया आगे निकल चुकी है। मंदी के दौर को भी अब हम देख रहे हैं कि उसे आंक लिया गया है लगभग। तो अब कौन से ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं सुरक्षित निवेश के अलावा, यानी सोना और बैंक के अलावा कौन से ऐसे 2-3 क्षेत्र हो सकते हैं जहां अपेक्षाकृत अधिक लाभ की संभावना आने वाले दिनों में हो? देखिए, आईटी क्षेत्र में काफी देयर हैज बीन फॉल इन प्रॉफिट, नुकसान तो नहीं हुए, लेकिन स्टॉक मार्केट में काफी गिरावट आए हुए। और मैं मानता हूं, और मैं पिछले बार करीब 2-3 महीने पहले भी मैंने बताया था जी, आईटी क्षेत्र में दोबारा आप कोशिश कर सकते हैं वैल्यू बाइंग करने के लिए। टॉप स्टॉक लेवल्स में काफी अट्रैक्टिव प्राइसिंग में आईटी स्टॉक्स अवेलेबल थे। लेकिन अगर आप आईटी में आ रहे हैं तो कीप अ माइंडसेट ऑफ 2 to 2.5 ईयर, 2.5-3 साल का ऑप्शन। दूसरी जहां आपका कमोडिटीज के बारे में मैं थोड़ी देर पहले भी जी का साथ जुड़े हुए हमने बात की। उसका बावजूद भी मैं मानता हूँ कमोडिटीज कुछ क्षेत्र है जो आपके लिए अच्छा हो सकता है। इनफैक्ट आज मेटल्स एंड कमोडिटीज में सबसे ज्यादा तेजी आया है। दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट कि भाई मेटल्स एंड कमोडिटीज शुड बी योर चोजन सेक्टर, बट इट लेड द ओवरऑल मार्केट रैली विद वॉट एवर जंप इट हैड। तीसरा, वंस अगेन एफएमसीजी का सेक्टर जो है, गिने चुने कुछ स्टॉक्स वहां पे अगर आप अच्छे से रिसर्च का द्वारा अगर आप प्रवेश करते हैं, काफी अच्छे क्षेत्र रहेंगे जहां पे रिटर्न्स आपको काफी अच्छा मिल सकता है। तो 3 क्षेत्र को मैंने बोल दिया। क्षेत्र विशेष अगर हम पूछेंगे सेक्टरली, तो मैं मानता हूं कि काफी क्षेत्र में अलग अलग अट्रैक्शन है, लेकिन आपको चूज करना है कि किस तरह का क्षेत्र का अपना रुचि रहता है। और क्षेत्र के अंदर भी द वेरीड रिटर्न्स आर ह्यूज। तो एज आई सेड, कोशिश करें हमेशा अच्छे स्टॉक्स में प्रवेश करें। डोंट गोइंग फॉर स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स लिस्टिंग टू योर फ्रेंड, नेबर और कोलीग। टिप्स देने में हम लोग साहब बहुत माहिर है, और हम लोग हमेशा टिप्स एग्जाम्पल के साथ देते हैं ताकि हमारा दोस्त को जब हम बताते हो काफी लोग नहीं रहे उनके लिए। जब हम बोले कि भाई हमने इस स्टॉक में तो 1 महीने में हमने 40% बना लिया, 50% बना लिया, उस टिप्स के द्वारा मत जाइए, क्योंकि ये सारे शॉर्ट टर्म होता है। और ओवरऑल जैसे मैंने कहा 18 से लेके या 16 से लेके 18-20% अगर रिटर्न आता है स्टॉक मार्केट में, इट्स अ गुड रिटर्न। कीप योर मनी सेफ। निवेश का हमेशा फर्स्ट लाइन जो होना चाहिए ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो ये है कि अगर मैं 100 रुपया लगा रहा हूं, मेरा वो 100 रुपया पहले बचना चाहिए। दिस शुड बी अ फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले 100-200 बने, 110 बने, 150 बने, वो बात की बात है। मेरे को 100 रुपया पहले बचाना है। उस निवेश आप जब भी करें तो ये आप सोच के अगर हम करेंगे तो आपका काफी जो रिस्क जो एपेटाइट है, वो रिस्क एपेटाइट में बैलेंस पावर आएंगे, और उसी हिसाब से आप आगे जाके निवेश करेंगे। Jayanti, you spoke about variations within a sector. Any advice on whether the investment, when you look at a company and you're picking up shares, large, mid or small, is there a particular now rise that any one of them are going to take? Which one would you suggest? For an investor who won't have much time to do diversified research, because everyone has a day job, everyone has a lot of other commitments to look forward to. And if you're not part of the finance sector, you're not into a daily basis of research and studying and information seeking and things like that.
one should safely go and put in money in large cap stocks. Okay. Because that's one of the safest, and obviously returns might not be fantastic. The other option is if you want to take the interest of value buying, if you want to go in for real quick returns, even in the small cap sector or in the mid cap sector, there are safe return zones and all. Going through mutual fund route, because that's where your mutual fund manager is charging you a small fee, to invest your money. And, so that takes care to a regulation. Of course, there are dime a dozen mutual funds, the scores of mutual funds. What you have to figure out is which mutual fund you have to go and invest in and what type of investment you are doing. So if you don't have that much of headroom or that much of time to go and do your own research, take the mutual fund route. I mean, it might not give you fantastic returns, but at least give you better than average returns than what you would have done yourself. Right. जयंतु, यहाँ पर एक सवाल हम आम ऐसे श्रोताओं के नजरिए से समझना चाहेंगे जिनकी चाहत या जिनकी दिलचस्पी भविष्य के क्षेत्र की ओर होती है। एआई सेक्टर जिस दिशा में जाता हुआ अभी नजर आ रहा है, और नाम हम किसी कंपनी का नहीं लेते, लेकिन जो नई नई तकनीकें विभिन्न क्षेत्र में उभर कर आ रही हैं, उसमें कुल मिलाकर भारत के लिए संभावना कितनी बन रही है, और भारतीय कंपनियां ऐसी कोई हैं क्या जो इस दिशा में काम कर रही हों? देखिए, मैं ऐसे सवाल मनोज, ऐसे सवाल 90 का दशक में लोग जब कंप्यूटर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते थे, जी करते थे जी। कंप्यूटर्स तो अब धीरे धीरे हम लोग का ऑफिस घर में थोड़ा थोड़ा आने वाले हैं, आ भी रहे थे। बिल्कुल। इस वक्त किस तरह का कंप्यूटर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये अब होने वाला टेक्नोलॉजी चेंज और ये हमारा जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है जी। आजकल ये दौर पहुंच के ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ जिस तरह का टेक्नोलॉजी चेंजेस होते हैं, लोग सिर्फ एआई क्यों, अगर आप सस्टेनेबल एनर्जी, आपका काफी अच्छा सवाल किया आपने जी, इसके ऊपर मैं अलग से टिप्पणी करूंगा, जिस वजह से मैं थोड़ा बहुत एक रिसर्च रिपोर्ट कल में पढ़ रहा था। जी जी जी। जयंतो, जब आप हमारे साथ होते हैं तो हमें आपकी विशेषताओं का पता है, इसीलिए हम उन क्षेत्रों से संबंधित सवाल पूछकर श्रोताओं के लिए समझना चाहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है दुनिया में। बिल्कुल। तो सस्टेनेबल सिर्फ एआई नहीं, विश्व में डेवलपमेंट सेक्टर में जितना भी पूंजी का निवेश हो रहा है, करीबन 70 से 80% पूंजी सिर्फ सस्टेनेबल और ग्रीन एनर्जी का इन्वेस्टमेंट का ऊपर जा रहा है वो पैसा। तो ये सीधी तरह से हो रहा है, सिर्फ एआई नहीं, वो एक टेक्नोलॉजी जंप है बेशक, और इट्स अ वे ऑफ लाइफ होने वाला है कुछ ही सालों में हम लोग के लिए। लेकिन सस्टेनेबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इस तरह का कंपनीज भी काफी नए नए आ रहे हैं देश में, और आपको इस तरह का खोज अगर ले, शायद वो स्टॉक में आपको ना मिले, लेकिन बेशक उनका कुछ ना कुछ हिस्सा या कुछ ना कुछ वेंडर सप्लायर जो एक छोटी तरह से अगर सप्लाई भी कर रहे थे लेकिन स्टॉक मार्केट में मौजूद है, लिस्टेड है, आपको इस तरह का कंपनी भी मिल सकता है। दूसरी सवाल ये रहा कि अगर आप एशियन एंड यूरोपियन मार्केट बात करें, कुछ दिन तक चाइना वॉज द लीडिंग सस्टेनेबल एनर्जीज का इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन था ग्लोबली। अब इट हैज बीन टेकन ओवर बाय जर्मनी। तो ये यहाँ से आपको कहीं ना कहीं एक मैप बताता है जहाँ पे जिस तरह का रुचि ग्लोबल निवेशकों को होता है, बिकॉज इसमें बहुत बड़े रकम से पैसा निवेश होते हैं, और एक दिशा जब ये तैयार हो जाता है, साथ में जितना भी एंसिलरी कंपनीज है, अब जैसे बैटरी बनाने वाला कंपनी, कार का बैटरी बनाना इंडिया में कोई नहीं है, लेकिन जितना एंसिलरी कंपनी तो उनका भी एक ग्रोथ होता है, वो भी काफी सारे कंपनीज लिस्टेड होता है। तो अगर आपका मूल विषय जो मैं मानता हूँ सवाल का ये था जी, न्यू एज कंपनी, सिर्फ टेक्नोलॉजी द्वारा नहीं, न्यू एज कंपनी जी का क्षेत्र में जाना चाहिए, किस तरह का निवेशों में जाना चाहिए। तो ये पूरी तरह से अगर आप छवि देखें तो आपको इस क्षेत्र में काफी सारे कंपनी, छोटे छोटे कंपनी अगर आज का तारीख में है, उनका जाके विदेश में आप निवेश कर सकते हैं। साथ में एक और अच्छी बात यह है कि अभी इंडिया में बैठे बैठे आप यूरोपियन मार्केट, यूएस मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं, चाहे कितना भी छोटे रकम हो। आप एक एप्पल का शेयर इंडियन मार्केट में बैठ के लेजिटिमेटली खरीद सकते हैं। तो उसमें अगर आप रुचि रखते हैं आप, क्योंकि इंडिया में से फॉर एग्जाम्पल एआई की लिस्टेड कंपनीज आपको ना मिले, लेकिन एआई को रिसर्च कंपनी लिस्टेड आपको शायद मिल जाए, लेकिन यूरोपियन मार्केट्स में अगर इस तरह का कंपनीज बहुत सारे हैं जो ट्रेडिंग भी हो रहा है, नैस्डैक में ट्रेडिंग हो रहा है, तो वहां जाके आप बेशक क्यों ना निवेश करें, उसको थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, चेक कीजिए किस तरह का कंपनियों के द्वारा आप जाके निवेश कर सकते हैं। प्रॉपर लेजिटिमेट कंपनीज है इंडिया में, जहां पे आप अपना सब्सक्राइब करके विदेशी बाजारों में जाके आप शेयर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो वो भी आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, विच डायरेक्टली आंसर्स पार्टली द क्वेश्चन विच यू आस्क्ड मी इनिशियली, कि न्यू एज सेक्टर एंड स्पेसिफिकली एआई सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने का किस तरह का रुचि हमारा निवेशकों को होना चाहिए।
श्रोताओं, एक बहुत अच्छी जानकारी जयंतु ने दी। भविष्य पर यदि आपकी नजर है तो आपके पास घर बैठे ऐसे अवसर हैं जिनमें आप वैधानिक रूप से विश्व की जो कंपनियां हैं जो आने वाले दिनों में परिवर्तन ला सकती हैं, बड़ी कंपनियों के रूप में उभर सकती हैं, वहां भी आप शेयर घर बैठे खरीद सकते हैं। आइए चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है। जापान का निक्केई 225 सूचकांक निवेशकों के समर्थन से 1.4% लाभ के साथ बंद हुआ। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.9% की वृद्धि हुई। वहीं बिकवाली के दबाव में हांगकांग का हैंग सेंग 0.6% नीचे आ गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.7% की गिरावट हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.15% घाटे में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की ओर चलें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक लिवाली दिख रही थी। लंदन का FTSE 100 0.55% ऊपर चल रहा था। जर्मनी के डैक्स में 0.5% और फ्रांस के CAC 40 में 0.7% की तेजी दिख रही थी। A glance now at the U.S. markets. The S&P 500 and Nasdaq reached their highest closes in 14 months yesterday after data showed consumer prices rose modestly in May. The Nasdaq Composite Index rose 0.85%, the S&P 500 accelerated 0.7%, and the Dow Jones Industrial Average added 0.45%. In oil prices, they rose about 1% today as investors awaited the outcome of the U.S. Federal Reserve's June meeting after bullish oil demand growth forecasts from the International Energy Agency and OPEC. In intraday trade, Brent crude was trading at $75.33 a barrel. West Texas Intermediate crude price was at $70.33 per barrel when reports last came in. जयंतो, भविष्य की ऊर्जा पर हमने चर्चा की, लेकिन जो वर्तमान की ऊर्जा है, तेल की स्थितियां हैं, वह आने वाले दिनों में जो वर्तमान उपलब्ध वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें किस दिशा में जाते दिख रहे हैं? देखिए, मोटी तौर से मैं मानता हूँ तेल का जितना भी देश है प्रोडक्शन करने वाले, वो सब इंतजार कर रहे हैं कि विश्व में ग्लोबल ग्रोथ किस तरफ दिशा ले। उन लोग का ये उम्मीद है कि काफी डिमांड आने वाला है और साथ में तेल का एक रफ्तार अलग से वृद्धि का रफ्तार होने का उम्मीद है। लेकिन मैं मानता हूँ ओवरऑल ऑयल विल बी रेंज बाउंड इस वक्त, और देयर इज नो इमीडिएट थ्रेट ऑफ हाई ऑयल प्राइसेस. Obviously, the next 3 months, the focus more on oil will be more than on rate of interest and what the Fed's view on the rate of interest are. That's what we would do as global market. आइए चलें सराफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य अंतर्दिवसीय कारोबार में आज समाचार तैयार किए जाने तक 17 रुपए घटकर 59,201 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं जुलाई अनुबंध वाली चांदी 256 रुपए की तेजी के साथ 72,350 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक सोना तेजी के साथ $1,959 प्रति औंस पर चल रहा था। वहीं चांदी भी बढ़त के साथ 23,089 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। बहुत संक्षेप में जयंतो आपने सलाह दी है कि सोना बढ़ सकता है, तो सोने में निवेश के लिए कौन सा माध्यम सही रहेगा? बहुत संक्षेप में, लगभग 10 सेकंड से 15 सेकंड में। देखिए, निवेश तो आप अगर आपको ज्वेलरी का रिक्वायरमेंट है, गोल्ड तक तो ज्वेलरी तक तो करिए, नहीं तो ई-फॉर्म तो है अवेलेबल आपको, जहां पे आप ऑनलाइन जाकर सोना खरीद सकते हैं। जी, बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से जयंतो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Thank you, Jayanto, for joining us on Market Mantra today. And now, before we close, a quick reminder of the headlines. Key domestic indices log marginal gains. Sensex closes above 63,200 mark. Nifty crosses 18,750 level. Rupee accelerates 27 paise to close at 82 rupees and 11 paise against the dollar. And Brent crude trades at $75.33 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.